तो यहाँ पर हमने देखा कि 6 के जो गुणनखंड आए वो केवल आए 2 और 3, और सवाल हमसे कह रहा है कि क्या किसी संख्या n के लिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो अगर 6 की घात n शून्य पर समाप्त होगा तो उसका गुणनखंड कौन होना चाहिए? 5, क्योंकि अतः 5 किसका? 6 की घात n का गुणनखंड है या नहीं? लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि नहीं होगा? हो सकता कभी हो जाए, हम बस में जा रहे हो, ट्रेन में बैठ के जा रहे हो तो 5 हो जाए हैं, या घर पे हमने एक दिन चावल खाए उसके साथ में हमने अरबी की दाल खाई, अगले दिन हमने जो है उसे मलका की दाल बना ली, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि दाल खा के हमारा गुणनखंड इसके 5 निकल आए? इस बात की गारंटी लेगा कौन कि 5 नहीं आए? इस बात की गारंटी लेगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं? अद्वितीय होते हैं। ठीक है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 6 की घात n के गुणनखंडों में पांच नहीं होगा। अतः 6 की घात n कहाँ समाप्त नहीं होगा? शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया? यही इसका आंसर। अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको बात को समझकर अपनी बात को कहना। वो कह रहा बताओ 0 पे समाप्त होगी, बोले भाई 0 पे समाप्त होगी तो इसके गुणनखंड 5 होंगे। हमने इसके गुणनखंड करे 2 और 3 आए। ठीक है, अब हमें इस बात को साबित करना है कि इसके गुणनखंड 5 नहीं होंगे। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि 5 नहीं होंगे? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हमेशा अद्वितीय होते हैं। ये सब बातें सब छुपी हुई हैं इसमें लिखी हुई। जो बच्चा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय अच्छे से जानता है वो जानता है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर इसकी जो गुणनखंड है वो कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे। अद्वितीय होने का मतलब यूनिक होंगे। यूनिक होने का मतलब इसके गुणनखंड केवल कौन कौन होंगे? 2 और 3, यानी इसका गुणनखंड कभी भी 5 नहीं होगा। इसका मतलब ये कभी भी शून्य में समाप्त नहीं। क्लियर हो गई बात?